नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केसीपी जेड क्लासेज में। मैं पवन चौधरी। जैसा कि हमने एस ब्लॉक यूनिट स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो अबंडेंस थी अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो भी अपन ने पढ़ लिए। कुछ एक फॉर्मूले थे जो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से अर्थ क्रस्ट के अंदर इनके कंपाउंड से वो मिलते हैं, कौन कौन से ओड्स इनके अंदर मिलते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो देखो, chemical properties of S block elements, chemical properties of S block elements। S block elements की chemical properties की बात करते हैं तो सबसे पहली जो chemical property है वो होती है रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता। यदि हम रिएक्टिविटी की बात करें, इधर एल्कली मेटल और इधर एल्कली अर्थ मेटल की, तो ध्यान रखो कि रिएक्टिविटी की क्रियाशीलता, आपको मैंने बताया था कि नेचर के अंदर केवल नोबल गैसेज को छोड़कर बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, वो परमाणु फॉर्म में नहीं रहते, वो हमेशा किस मॉलिक्यूल फॉर्म में रहते हैं, हमेशा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और जो नोबल गैसेज हैं उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट रहता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण वो परमाणु के फॉर्म में रह सकती हैं, वो अणु का निर्माण नहीं करती। यदि आपसे पूछे, जैसे आपने एमओटी के अंदर पढ़ा था कि एमओटी के अंदर ये जो नोबल गैसेज है उनके जो भी कंपाउंड बनेंगे वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो अस्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अणु का फॉर्मेशन करते ही नहीं है। तो इसलिए नेचर के अंदर जो नोबल गैसेज को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं। उनको हमेशा किसके फॉर्म में रहेंगे? मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। तो इसलिए एक ग्रुप के अंदर यदि हम बात करें तो क्रियाशीलता इनकी है वो ग्रुप में डिपेंड करती है। जो रिएक्टिविटी है मैं लिख देता हूं, रिएक्टिविटी डिपेंड करती है आईपी के ऊपर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल एक ही बात है, और ये डिपेंड करती है एटॉमिक साइज। क्या कि रिएक्टिविटी क्रियाशीलता है वो आयनन ऊर्जा के तो व्युत्क्रमानुपाती और एटॉमिक साइज परमाणु आकार के समानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी है वो बढ़ेगी। तो इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो क्षार धातु हैं वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये जो क्षार धातु हैं ये नेचर के अंदर फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, फ्री स्टेट मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यदि इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे चलेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसलिए जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या रुबिडियम और ये सीजियम, इस तरीके से जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ये रहता है। यदि एल्कली अर्थ मेटल की यदि हम बात करें तो इधर भी क्या होता है कि इनकी जो क्रियाशीलता है वो क्षार धातु जो एल्कली मेटल है उनसे कम होती है। क्यों? क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आयनन ऊर्जा जिसकी ज्यादा होगी और एटॉमिक साइज का क्या हो जाता है? कम। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी किसकी? एल्कली मेटल के कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है। एल्कली मेटल के कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है। तो इसकी भी रिएक्टिविटी है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगी? इंक्रीज होती है। तो यहाँ भी आपके बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये स्ट्रॉन्शियम और ये बेरिलियम, ये आपकी रिएक्टिविटी होती है। ये ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी है एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होती है? साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसलिए क्या होगी? रिएक्टिविटी है वो बढ़ेगी, क्रियाशीलता बढ़ेगी। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, ये आपकी है वायु से क्रिया। सेकंड एक प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी बात करते हैं, रिएक्शन विद एयर, वायु से क्रिया। देखो यहाँ पर बात करते हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ एयर, वायु से क्रिया।
यदि हम वायु से क्रिया की बात करें कि वायु से क्रिया कैसी होती है, तो इधर हम बात करेंगे एल्कली मेटल की और इधर एल्कली अर्थ मेटल की। यदि एल्कली मेटल की बात करें कि एल्कली मेटल की रिएक्शन के एयर के साथ में जो रिएक्शन है तो कैसी थी, आप सिंपल सा पहले तो ये ध्यान रखो कि एयर के अंदर अपने क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। एयर के अंदर अपना H2O भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और CO2 भी प्रेजेंट होती है। ये सभी चीज एक एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है सबसे पहले कि एल्कली मेटल के अंदर ये क्या होती है, ये वायु से क्रिया करके, जो क्षारीय धातु में एल्कली मेटल है वो वायु से क्रिया करके इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। इनके ऊपर एक क्या आ जाती है, ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। ये ऑक्साइड की लेयर आने के कारण ये जो धातु है, ये जो मेटल है, ये कैसे पड़ जाती है, मलिन पड़ जाती है। मतलब इनके जो इनकी परत के ऊपर कैसा एक मटमैला ऐसा कलर आ जाता है, मतलब गंदी रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो चांदी होती है, सिल्वर जो होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप काफी टाइम हो जाता है तो उसके ऊपर गंदा से हो जाता है, फिर उसको वापस से साफ कराना पड़ता है, तो वो एक ऑक्साइड की लेयर उनके ऊपर जमा हो जाती है। तो वो जमा हो जाती है, इसीलिए इन धातुओं को किसके अंदर रखते हैं, मिट्टी के तेल के अंदर। मिट्टी के तेल जिसको हम कैरोसिन भी बोलते हैं, कैरोसिन के अंदर या पैराफिन तेल के अंदर रखते हैं, या पैराफिन तेल के अंदर रखते हैं इनको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि क्षारीय धातुओं को हम किस में रखते हैं, पैराफिन तेल में या कैरोसिन के अंदर रखते हैं। हम बात करें कि आपके जो एल्कली मेटल हैं वो आर्द्र वायु, आर्द्र या नम वायु, आर्द्र वायु या नम वायु के अंदर, नम वायु में क्रिया करके कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। क्या बनाती है, कार्बोनेट का, कार्बोनेट बनाती है। देखो कैसे बनाती है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अपने को पता है कि जो भी आपकी एल्कली मेटल होगी वो जब भी नम वायु से क्रिया करेगी, जब भी आर्द्र वायु, अब नम वायु में क्या क्या उपस्थित है, मान लो यहाँ एनवायरमेंटल के अंदर आपके जो यहाँ पे एनवायरमेंट है उसके अंदर नम वायु प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या होगा, नम का मतलब उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। एयर के अंदर ऑक्सीजन और CO2 प्रेजेंट होती है। आप एयर से ऑक्सीजन ले रहे हो और CO2 छोड़ रहे हो, तो ये प्रेजेंट तो है ही एनवायरमेंट के अंदर। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है, देखो क्या क्या बनता है। सबसे पहले जो रिएक्शन होती है, जैसे Na की, यहाँ पे मान लो Na की रिएक्शन कराई 2Na और इससे बना आपका ऑक्सीजन की रिएक्शन। सबसे पहले ऑक्सीजन थी, इससे रिएक्शन कराई तो ये हाफ O2 काम में लिया, मान लो यहाँ पे हाफ O2, तो ये बना आपका Na2O, ये बना सोडियम ऑक्साइड। यहाँ लिख देता हूं सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सोडियम ऑक्साइड बना। ये सोडियम ऑक्साइड है Na2O। अब ये ऑक्सीजन के साथ में वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो वाटर से जब रिएक्शन करता है ये, तो क्या बनाता है, NaOH बनाता है, 2NaOH बनाता है। तो 2NaOH बनाएगा तो ये क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होगा, यहाँ लिख देता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये CO2 से रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है ये 2NaOH, Na2CO3 और ये H2O, ये बना लेता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी जो एल्कली मेटल है, क्षारीय धातु है, वो नम वायु से क्रिया या आर्द्र वायु से क्रिया करती हैं, जो तो वो क्या बनाएंगे, यहाँ पे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती हैं। यदि आपसे ऑप्शन में तीनों चीज पूछे कि क्षारीय धातुएं आर्द्र वायु या नम वायु से क्रिया करके क्या बनाती हैं, यदि ऑप्शन के अंदर तीनों हैं तो आपको तीनों करने हैं। अगर तीनों में से एक ही है, ओनली कार्बोनेट कार्बोनेट है, तो आपको करना है कार्बोनेट, अपना फाइनल आंसर कार्बोनेट। यदि तीनों है तो तीनों करना है कि ऑक्साइड भी बनता है, हाइड्रोक्साइड भी बनता है और कार्बोनेट भी बनता है। तो ये तो आपकी एल्कली मेटल के अंदर, और ये तो बात होती है आर्द्र वायु के अंदर। यदि हम बात करें ड्राई एयर के अंदर, शुष्क एयर के अंदर, तो ध्यान रखना शुष्क वायु में, शुष्क वायु में
लिथियम नाइट्राइड एवं ऑक्साइड, लिथियम नाइट्राइड एवं ऑक्साइड दोनों बनाता है। ड्राई एयर के अंदर जो शुष्क वायु है उसमें लिथियम, ओनली लिथियम नाइट्राइड एवं ऑक्साइड दोनों बनाएगा। नाइट्राइड जैसे Li3n, ये नाइट्राइड और Li2O ये आपका ऑक्साइड, तो ये दोनों बनाता है। तो ध्यान रखना है कि शुष्क वायु में तो लिथियम नाइट्राइड और ऑक्साइड दोनों बनाता है, जबकि जो आर्द्र वायु है उसके अंदर, आर्द्र वायु है मॉइस्ट एयर है, उसके अंदर ये सभी की सभी जो एल्कली मेटल है वो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट तीनों के तीनों बनाते हैं। यदि ऑप्शन के अंदर आपको कार्बोनेट का आए तो कार्बोनेट करना है, यदि तीनों के तीनों आए तो तीनों के तीनों करना है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट। फिर हम बात करते हैं इधर एल्कली अर्थ मेटल के अंदर। तो देखो एल्कली अर्थ मेटल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बेरिलियम को छोड़कर बाकी सभी के एलिमेंट्स के ऊपर भी यहाँ पे क्या हो जाती है, ऑक्साइड की लेयर आती है, ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, और ये कैसे जाते हैं, मलिन पड़ जाते हैं। मतलब इनके ऊपर भी ऑक्साइड की लेयर आने के कारण ये भी कैसे हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बेरियम पाउडर को हवा में खुला छोड़ने पर, हवा में खुला रखने पर धमाके के साथ जलता है, धमाके के साथ जलता है। तो बेरियम पाउडर को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो ये धमाके के साथ में रिएक्शन करता है और धमाके के साथ जलता है, ठीक है, हवा से रिएक्शन करके। फिर आपको ध्यान रखना है कि बेरिलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो आपकी आर्द्र या नम वायु, आर्द्र या नम या मॉइस्ट एयर के अंदर क्या बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं। किसको छोड़कर, बेरिलियम को छोड़कर। ये सभी के सभी क्या बनाते हैं, कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इधर कर रहे थे वैसे इधर करते हैं, ओनली कौन को, बेरिलियम को छोड़कर। फिर आपको आगे ध्यान रखना है कि बेरिलियम एवं मैग्नीशियम ये शुष्क वायु के अंदर, शुष्क वायु ड्राई एयर के साथ में रिएक्शन करके ये ओनली बनाते हैं आपके नाइट्राइड एवं ऑक्साइड दोनों बनाते हैं, नाइट्राइड एवं ऑक्साइड दोनों बनाते हैं। कौन, बेरिलियम एवं मैग्नीशियम। जैसे यहाँ पे नाइट्राइड तो हम बात करते हैं बेरिलियम की, तो यहाँ पे ये Be3N2 और ये Mg3N2, ये तो आपके नाइट्राइड, और ये ऑक्साइड जैसे यहाँ बन रहे थे वैसे यहाँ बनते हैं। जैसे आपका बेरिलियम ऑक्साइड हुआ, ठीक है, और आपका जैसे कोई सा भी हुआ बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये तो सभी बनाते हैं, ऑक्साइड बनाएंगे, नाइट्राइड बनाएंगे। ये सभी क्या बनाते हैं, बेरिलियम को छोड़कर आर्द्र वायु के अंदर कार्बोनेट बनाते हैं। कार्बोनेट का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्साइड भी बनेगा, हाइड्रोक्साइड भी बनेगा और कार्बन, ये तीनों बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी कार्बोनेट की बात होगी, कार्बोनेट अपना फाइनल प्रोडक्ट होता है, लेकिन इससे पहले आपका ऑक्साइड भी बनता है और कार्बोनेट भी बनता है। तो यहाँ पे ये तो बात होती है आपकी किसकी, रिएक्शन विद एयर, एयर के साथ में जो रिएक्शन होती है उसके अंदर आपको ये चीजें, ये बातें वो ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो एल्कली मेटल होती हैं वो वायु से क्रिया करके उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जिसके कारण उनके ऊपर एक मलिन हो जाती है, मतलब मटमैले से कलर की हो जाती है, गंदी पड़ जाती है। इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल या केरोसिन में या पैराफिन तेल के अंदर, पैराफिन मोम के अंदर रखते हैं। आर्द्र वायु या नम वायु से क्रिया करके कार्बोनेट बनाती है। कार्बोनेट के अंदर सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट तीनों के तीनों बनते हैं। और शुष्क वायु के अंदर लिथियम नाइट्राइड एवं ऑक्साइड दोनों बनाती है। इधर आपको बेरिलियम को छोड़कर ये बाकी सभी आर्द्र या नम वायु के अंदर कार्बोनेट बनाते हैं, और बेरिलियम और मैग्नीशियम शुष्क वायु के अंदर क्या बनाते हैं, आपके नाइट्राइड एवं ऑक्साइड दोनों बनाते हैं। ये तो बात होती है रिएक्शन विद एयर के साथ में। यदि हम बात करें, फिर ये तो रिएक्शन विद एयर के साथ में ही, और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन है वो कैसी होती है, तो देखो
यहाँ पे बात होती है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ O2, ऑक्सीजन से क्रिया, O2 से क्रिया। ठीक है, देखो इधर तो आपकी वही एल्कली मेटल और इधर वही आपकी एल्कली अर्थ मेटल। देखो यहाँ पे यदि हम बात करें सबसे पहले लिथियम की, तो लिथियम के अंदर आपको ध्यान रखना है कि लिथियम जो एल्कली मेटल होती है, क्षारीय धातु होती है, उनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, कम आयनन ऊर्जा। और लिथियम का जो आकार है वो कैसा होता है, छोटा है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि लिथियम क्या बनाएंगे, लिथियम सिंपल ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम है परऑक्साइड बनाता है, और जो आपका बाकी के हैं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तीनों के तीनों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं, बाकी के एलिमेंट्स क्यों नहीं बनाते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है कि लिथियम का साइज जो छोटा होता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कैटायन का साइज छोटा, छोटा कैटायन छोटे एनायन को ही स्टेबल कर सकता है, उसको ही स्टेबलाइज कर सकता है, बाकी को नहीं कर सकता। जैसे कैटायन का साइज इतना छोटा है तो वो इसी साइज के एनायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, उसी को स्टाई करेगा, उसी से रिएक्शन करेगा, उसी से बॉन्ड बनाएगा, बाकी के नहीं बनाता है। इसलिए हमेशा जो लिथियम है, और जो लिथियम के बाद में फिर जो सोडियम है उसका साइज क्या होता है, लिथियम से बड़ा होता है। तो ये जो बड़ा साइज है ये थोड़े से बड़े ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, बड़े O2 माइनस के साथ में रिएक्शन करता है, और ये आपका परऑक्साइड बनाता है। इसके पास O2-2 आयन होता है और इसके पास O-2 आयन होता है। और जो आपके पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है, ये क्या करते हैं, इनके पास कैटायन का साइज क्या है, कैटायन का साइज बड़ा, इनका साइज क्या हो गया, बड़ा। तो बड़ा कैटायन के साइज में एनायन भी क्या होता है, बड़ा। एक बड़ा से कैटायन के साथ में एक बड़ा सा एनायन क्या करता है, रिएक्शन करता है, और क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड के अंदर O2- आयन होता है। ये O2- आयन कैसा होता है, बड़ा साइज का होता है, और बड़ा साइज के कारण ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर, कि कैटायन का साइज, जितना कैटायन का साइज होगा वो उतने ही एनायन की साइज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले लिथियम है। लिथियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके, मैं सीधा सा लिख देता हूं, आपका जो लिथियम है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये बनाता है आपका लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, लिथियम ऑक्साइड। ये सिंपल ऑक्साइड बनाता है, मतलब ये सिंपल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सिंपल ऑक्साइड बनाएगा। फिर यदि हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका सोडियम है, देखो फिर आपका जो सोडियम है, सोडियम, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आयन होता है वो कौन सा होता है, इसके अंदर ये सिंपल ऑक्साइड, और इसके पास आयन है वो कौन सा होता है, O2- आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, O2- आयन प्रेजेंट होता है। सोडियम है वो रिएक्शन करता है आपके ज्यादा ऑक्सीजन के साथ में। ये तो ऑक्सीजन इसके पास कम था, क्योंकि इसका कैटायन का साइज क्या होता है, लिथियम का साइज छोटा होता है, इसलिए छोटे से एनायन के साथ में बॉन्ड बनाता है, छोटे से ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्शन करता है। बाद में बात करें यदि सोडियम की, तो यहाँ पे सोडियम है वो रिएक्शन करता है आपके ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पे आपके ये O2 के साथ में रिएक्शन करता है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, और बनाता है ये Na2O2, Na2O2। ये आपका बनाता है सोडियम परऑक्साइड। ये होता है सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। इस सोडियम परऑक्साइड के पास में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पास कौन सा आयन होता है, सोडियम परऑक्साइड के पास में आयन होता है O2। तो इसमें देखो O2-2 आयन होता है इसके अंदर। इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, O और O और ये -2। इस आयन की उपस्थिति के कारण इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे आपने MOT के अंदर पढ़ भी लिया है कि O2-2 है, वो कैसा होता है, इसके बाद एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है, प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है, एवं रंगहीन होता है। प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का एवं कैसा होता है, रंगहीन।
और जो तीसरे जो आपके बच गए, यहाँ पे सोडियम हो गया, सोडियम हमेशा परऑक्साइड बनाएगा, लिथियम हमेशा सिंपल ऑक्साइड बनाता है, इसके पास O2 माइनस आयन प्रेजेंट होता है, इसके पास O2 माइनस 2 आयन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का रंगहीन होता है। यहाँ पर हम बात करें फिर यदि आपकी पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की, तो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है और बड़े से कैटायन के साथ जो ऑक्सीजन का जो आपका आयन है वो सुपर ऑक्साइड O2 माइनस आयन, बड़ा सा एनायन रिएक्ट करता है। जैसे यहाँ पे इनके साथ में जो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको M मान लेता हूँ, ठीक है। इसके साथ में जब O2 की रिएक्शन होती है तो ये MO2 टाइप के सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, MO2 टाइप के सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे इसके पास जो आयन होता है, MO2 का मतलब KO2, RbO2 और CSO2, इन सभी को मैं M लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये MO2 का मतलब क्या होगा, KO2, RbO2 और CSO2, ठीक है। तो ये MO2 टाइप के सुपर ऑक्साइड बनाते हैं तीनों के तीनों। इनके पास O2 माइनस आयन होता है। O2 माइनस आयन कैसे होता है, ये ऑक्सीजन और इनके पास एक माइनस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इनके पास ज्यादा है तो आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास, आधा इसके पास। तो यहाँ पे क्या हुआ कि O2 माइनस जो आयन है, जो एनायन है, वो बड़ा सा एनायन होता है और कैटायन भी कैसे है, बड़े बड़े। तो बड़े बड़े कैटायन के साथ में बड़ा सा एनायन रिएक्ट करता है और सुपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके पास इस आयन की प्रेजेंट के कारण O2 जो माइनस आयन होता है उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थिति होने के कारण ये कैसा होता है, अनुचुंबकीय एवं रंगीन प्रवृत्ति का होता है, अनुचुंबकीय एवं रंगीन प्रवृत्ति का होता है। ये MO2 टाइप के जो सुपर ऑक्साइड बनते हैं, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय, और कैसे होते हैं, ये रंगीन होते हैं, ध्यान रखना। और ये प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति के और रंगहीन होते हैं, ये ध्यान रखना। इसके अंदर जो इनकी स्थायित्व का क्रम होता है, तो इसके अंदर स्थायित्व क्रम की यदि मैं बात करूं, स्थायित्व क्रम क्या होगा, देखो, सरल ऑक्साइड का स्थायित्व सबसे ज्यादा, सरल ऑक्साइड, फिर आपके परऑक्साइड और फिर आपके सुपर ऑक्साइड। इनका स्थायित्व क्रम ऐसे रहता है। सुपर ऑक्साइड का स्थायित्व बहुत ही कम रहता है, सुपर ऑक्साइड का स्थायित्व कम, सरल ऑक्साइड का सबसे ज्यादा और परऑक्साइड का एक। तो ये यहाँ पे आपके क्या है, ऑक्साइड का स्थायित्व क्रम। फिर हम बात करते हैं आपकी O2 से क्रिया, एल्कली अर्थ मेटल की O2 से क्रिया कैसे होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एल्कली अर्थ मेटल है वो, इसको मैं लिख देता हूँ, ये एल्कली अर्थ मेटल ये O2 के साथ में रिएक्शन करके और ये 2MO टाइप के क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, सीधे से क्या बनाती हैं, सिंपल ऑक्साइड बनाती हैं। सारी की सारी मेटल जैसे आपका बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और ये बेरियम, ये सभी M। तो ये MO, BeO, MgO, CaO, SrO, BaO इस टाइप के क्या बनाती हैं, सरल ऑक्साइड बनाती है। ये क्या बनाती है, सरल ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, सरल ऑक्साइड बनाती है। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, निम्न ताप पर कौन कौन से, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम निम्न ताप पर कम आयनन ऊर्जा एवं क्रियाशीलता अधिक होने के कारण कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एवं बेरियम ये तीनों के तीनों MO2 टाइप के परऑक्साइड बनाती हैं, MO2 टाइप के परऑक्साइड बनाती हैं। कौन कौन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये आपका M हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके MO2 टाइप के परऑक्साइड बनाते हैं। बाकी सभी की जो मेटल है वो, जो एल्कली अर्थ मेटल है वो सरल ऑक्साइड बनाती है, ये ध्यान रखना है।
कि कम ताप पर इनकी आयरन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, और आकार अधिक है तो इसलिए आपको क्रियाशीलता भी बताई थी स्टार्टिंग में कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। तो क्रियाशीलता अधिक होने एवं आयरन ऊर्जा कम होने के कारण ये पेरोक्साइड का भी निर्माण कर लेते हैं, किस पर, निम्न ताप पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके कौन कौन से पेरोक्साइड है इसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड CaO2, SrO2 और BaO2। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन पेरोक्साइड बनाता है, तो इसमें 3 तो ये और 1 सोडियम, ये 4 ही हैं जो पेरोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। बाकी के एलिमेंट का ध्यान रखना, लिथियम सरल ऑक्साइड बनाता है, ये सभी के सभी सिंपल ऑक्साइड बनाते ही हैं, और आपके पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बेरिलियम ऑक्साइड है वो उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है, उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है। कैसे, देखो उभयधर्मी प्रवृत्ति का मतलब क्या समझते हो आप, कि ये अम्ल और क्षार दोनों की तरफ बिहेव करता है, मतलब एक बार तो एसिडिक और एक बार कैसा होगा, बेसिक होगा। तो देखो इसके अंदर यदि हम बात करें जैसे बेरिलियम ऑक्साइड है, इसकी एसिड के साथ में जब रिएक्शन होती है तो ये बना देता है BeSO4, ठीक है, और इसी के साथ में ये H2O, और जब ये BeO, अब यहाँ पे आपको पता है कि जब अम्ल और क्षार मिलकर के जब रिएक्शन होती है तो ये क्या बनता है, साल्ट बनता है, लवण बनता है, और ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक अम्ल क्षार मिलकर के लवण बनना कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपने बचपन में पढ़ रखी होगी। तो यहाँ पे ये बेरिलियम ऑक्साइड ये तो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव, ये तो यहाँ पे हुआ एसिड, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि NaOH के साथ में रिएक्शन कराया इसकी और इसकी, ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या है, बेस, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे एसिड की तरह। तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पे क्या बनता है, Na2BeO2, ये यहाँ पे एसिड बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे 2 NH काम में ले लेंगे तो ये H2O ये बाहर निकल जाएगा, 2 H2O। तो इस तरीके से ये साल्ट बनते हैं, यहाँ पे ये दोनों, ये भी साल्ट है आपका और ये भी साल्ट है। तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए बेरिलियम ऑक्साइड है वो उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है। फिर यदि हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे मैग्नीशियम के बाद में आपका कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, ये कह सकते हैं प्रबल क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, प्रबल क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और एक क्षारीय प्रवृत्ति है वो बेरिलियम ऑक्साइड से और बेरियम ऑक्साइड तक बढ़ती है, ये क्षारीय प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। क्षारीय प्रवृत्ति किधर से किधर तक बढ़ती है, बेरिलियम ऑक्साइड से बेरियम ऑक्साइड तक क्षारीय प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है कि लिथियम हमेशा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके इसकी आयरन ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, आयरन ऊर्जा अधिक, और आकार कैसा होता है इसका, आकार छोटा हुआ बड़ा होगा, छोटा, छोटा कैटायन और छोटा ही एनायन के साथ में रिएक्शन करता है, इसलिए। और आपको ये भी कंडीशन ध्यान रखनी है इसके अंदर कि एक जितना साइज का कैटायन होगा वो उसी साइज के एनायन को स्टेबलाइज कर सकता है, बाकी के नहीं करेगा, बड़े के साइज में रिएक्शन नहीं कर सकता। जितना कैटायन का साइज है वो उसी के एनायन के साथ में रिएक्शन करेगा। और यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो सिंपल ऑक्साइड तो लिथियम, सोडियम क्या बनेगा आपका पेरोक्साइड, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इनके स्टाइल का क्रम ये रहता है। जो आपका सुपर ऑक्साइड होता है वो अनुचुंबकीय की प्रवृत्ति का और रंगीन आयन होते हैं, क्योंकि इसके पास O2- आयन प्रेजेंट होता है, जिसके पास अल्फा इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये आपके ये इम्पोर्टेंट है ना, ये भी कि यहाँ पे जो पेरोक्साइड है वो कौन कौन बताया जाता है। पेरोक्साइड आपका कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, और इधर यहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड ये बनता है। यहाँ पे यदि हम बात करें कि सभी के सभी सिंपल ऑक्साइड बनाते हैं, निम्न ताप पर पेरोक्साइड, बेरियम ऑक्साइड उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है,
और इसकी क्षारीय प्रवृत्ति है वो बेरियम ऑक्साइड से बेरियम ऑक्साइड तक बढ़ती है। तो आज के पार्ट में हम इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए ताकि आपको जो लॉकडाउन में बेनिफिट मिल सके। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।